हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन क्लास 10 फिजिक्स। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका थर्ड पार्ट है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस कैसे इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कैसे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहले इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसके लिए हम ऐसे एक सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर हमने ये कंडक्टर लगाया हुआ है, दिस इज कंडक्टर, जिसकी हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। ये हमारी बैटरी है और ये है की, एंड दिस इज एमीटर। ये एमीटर है। तो जब हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाती है। सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्योंकि जब हमने कंडक्टर की लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गई। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जैसे आपकी वायर है तो इसके अंदर दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम ये सर्किट लगाते हैं जिसमें हमारा ये कंडक्टर है जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है। दिस इज बैटरी, ये की है। ये अभी जो हमने सर्किट लगाया था लेंथ मेजर करने के लिए, वही सर्किट है। और क्योंकि हमें ओम्स लॉ से कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस, तो हम वोल्ट मीटर भी लगाते हैं यहाँ पर वोल्टेज मेजर करने के लिए। दिस इज वोल्ट मीटर। अब इसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि यदि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है वो डबल कर दिया जाए इस तरीके से, तो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाती है। और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाती है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कंडक्टर। इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है, जो मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स, उनका जो रेजिस्टेंस है, प्योर मेटल्स का रेजिस्टेंस जो है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फिर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है इनकी। लेकिन जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज जो होते हैं जैसे कि मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन या निक्रोम, ये जो एलॉयज हैं इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है कि देयर रेजिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ये एलॉयज की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे अगर आप कॉपर वायर लेते हैं, सपोज आपने कॉपर वायर लिया और एक निक्रोम वायर लिया एंड निक्रोम वायर, और इनकी अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है, जो निक्रोम वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है इट इज 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। निक्रोम की रेजिस्टेंस इज 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। ये इसलिए है क्योंकि दोनों की नेचर अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की उसकी प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, कि वो करंट के फ्लो को रोकता है। इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो हमने अभी स्टडी किया है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 है, 1 एंड 2, इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। या हम इसके लिए इक्वालिटी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। तो ये जो रो है दिस इज रेजिस्टिविटी। अगर हम लेंथ जो है उसे लेते हैं 1 मीटर
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा इसी फॉर्मूले के अंदर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सो व्हाट वी विल गेट, अगर हम ये वैल्यूज डालते हैं कि R इज इक्वल टू रो, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर। मतलब यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम देखेंगे कि रो जो होता है, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। अब हम इसकी यूनिट्स पुट करते हैं इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज इन ओम्स, और एरिया जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर लाइक दिस, और लेंथ होती है मीटर में। तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या बना, ओम मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ओम मीटर, ये ऐसा ही यूनिट है रेजिस्टिविटी की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेजिस्टिविटी से रिलेटेड देख लेते हैं। ये आपको प्रिपेयर करने हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की उसकी लेंथ पे या थिकनेस पे, थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कि जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, मतलब जिनकी वो बने होते हैं जिन मेटल्स के, उनसे हायर होती है एलॉयज की रेजिस्टिविटी। जो मेटल्स और एलॉयज हैं उनकी वैसे वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है, किस रेंज में होती है, 10 टू पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू पावर -6 ओम मीटर। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि रबर और ग्लास, उनकी रेजिस्टिविटी होती है 10 टू पावर 12 से 10 टू पावर 17 ओम मीटर के रेंज में। जो एलॉयज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि एयर के अंदर बर्न करना, तो रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए उनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है या टोस्टर है, इन सब में हम उन्हें यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जो टंगस्टन है, वो हम बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं उसके अंदर यूज होता है। फिलामेंट टंगस्टन का बनता है क्योंकि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो तो बर्न हो जाएंगे, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम क्योंकि उनकी कम रेजिस्टिविटी होती है तो वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। अब हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं तो हम उन्हें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, तो सीरीज में हम उन्हें ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो इनको अगर हम सर्किट में लगाते हैं, तो दिस इज द सर्किट, दिस इज R1, दिस इज R2, ये बैटरी है, ये की है, एंड दिस इज एमीटर। अब इस सर्किट में यदि हम R1 के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो हमें वहां पर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाना होगा लाइक दिस। सो दिस इज द वोल्ट मीटर अक्रॉस R1। ऐसे ही यहाँ पर अगर R2 के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है तो यहाँ पर भी हमें एक वोल्ट मीटर लगाना होगा इन पैरेलल विद R2। तो जो हमारा सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट थ्रू आउट सेम रहता है। तो लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू I। तो जो वोल्टेज है अक्रॉस एंड वोल्टेज V1, वोल्टेज अक्रॉस R1 इज इक्वल टू V1, वो कितनी होगी, IR1।
ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस R2 इज इक्वल टू V2 विच इज IR2। अब हमारी जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की दैट इज V1 प्लस V2। नाउ V इज इक्वल टू I इंटू R। तो हम यहाँ पर वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वेशन 1 जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास आएगा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। सो दिस, इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारा सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इस तरीके से आती है कि रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं। हम नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं, इसमें हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3। अगेन इसके अंदर अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालनी है तो हमें पता है कि V1 विल बी द वोल्टेज अक्रॉस R1, V2 अक्रॉस R2 एंड V3 अक्रॉस R3। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट is equal to I। तो वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज दैट विल बी V विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V कितना है, V इज IR। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, V इज IR, V1 इज IR1, V2 इज IR2 एंड V3 इज IR3। ये सब हमें कहां से मिल रहा है, ये सब हमें ओम्स लॉ से पता चल रहा है। तो अब यहां पर हम देखेंगे I कॉमन है, तो हमारे पास फाइनली आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू हैव अगर हमारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ वी कम टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसका पैरेलल कनेक्शन ऐसे किया जाता है, ये R1 है, ये R2 है। अब इस पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है पॉइंट A और B में वो सेम होती है, लेकिन जो करंट होता है जो इसके अंदर जाएगा वो डिवाइड हो जाता है दोनों ब्रांचेस में, ऐसे I1 I2। तो जो सीरीज सर्किट था उसके अंदर करंट सेम होता है लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे हम, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, इनके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा सकते हैं जिससे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं बिटवीन पॉइंट A एंड B लाइक दिस। तो इसको हम सर्किट में देखते हैं, यहाँ पर ये R1 है, R2, ये बैटरी है, दिस इज की, और ये है एमीटर। तो इसमें क्या है कि अगर करंट I फ्लो कर रहा था तो वो जाएगा ऐसे, यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2। नाउ लेट करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट is equal to I, but I is equal to I1 plus I2। अब जो वोल्टेज है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A मतलब ये है और B ये है, तो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V, वो सेम ही रहेगी। तो बाय ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि I जो है दैट इज V बाय R विच इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। क्योंकि जो I1 है दैट इज V बाय R1, ये I1 है और ये है I2। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2, विच मीन्स कि 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2।
तो ये हमारी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब हम एक और सर्किट देख लेते हैं जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में। तो ये है R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब इसके अंदर यदि हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज तो हमारी V रहेगी अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट A एंड B। वोल्टेज जो है वो है V। तो यहां पर अगर हम करंट देखें I, तो वो होगा यहां पर I1, I2, I3। So we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. But by Ohm's law, I is equal to V by R. अब क्या होता है कि इन पैरेलल कनेक्शन सर्किट voltage is fixed, voltage is same throughout। तो जैसे सीरीज में करंट सेम था, यहाँ वोल्टेज सेम होती है। सो I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3। इसका मतलब क्या हुआ? Now since I is equal to I1 plus I2 plus I3, so this is equal to V by R, which is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 1 by R। That means total resistance in this circuit is 1 by R plus 1 by R1 plus 1 by R2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R is equal to R1 R2 R3 by R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। नाउ लेट अस कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि अगर एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है किसी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी सारे अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देते हैं। सपोज करिए कि आपने बल्ब लगाए हुए हैं सीरीज में, तो एक भी बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो बाकी सारे बल्ब्स भी ग्लो नहीं करते हैं। लेकिन पैरेलल सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक अप्लायंस किसी भी डिफेक्ट की वजह से नहीं काम करता तो भी बाकी सारे अप्लायंसेस नॉर्मली ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि सीरीज सर्किट के अंदर एक ही स्विच होता है सभी अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए, तो उनको आप सेपरेटली ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन पैरेलल सर्किट्स के अंदर क्या होता है कि हर अप्लायंस के लिए डिफरेंट स्विच होता है, तो इसलिए इन अप्लायंसेस को आप इंडिपेंडेंटली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि सीरीज के अंदर जो अप्लायंसेस लगाए जाते हैं उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलता। नॉर्मली आप देखेंगे घरों में जो गैजेट्स हम यूज करते हैं उनके अंदर 220 वोल्ट्स की सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन सीरीज के अंदर क्या होता है वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, तो हर अप्लायंस को बराबर वोल्टेज नहीं मिलती है। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है कि सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलती है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स्ड रहती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की वो इंक्रीज हो जाती है। सो क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो जो पावर सप्लाई है उससे हमें कम करंट मिलता है। लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होने की वजह से हमें पावर सप्लाई से हाई करंट मिलता है। तो इन डिफरेंसेस से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होनी चाहिए उसमें पैरेलल सर्किट्स को ही प्रेफर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।